24 जून 1982 की रात ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 अपने एक बहुत लंबे इंटरनेशनल जर्नी के हिस्से के तौर पर कोलालमपुर से पर्थ की तरफ जा रही थी। ये फ्लाइट असल में लंदन के शहर हेथ्रो से न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड तक स्केड्यूल्ड रूट पर ऑपरेट हो रही थी, जिसमें मल्टीपल स्टॉप शामिल थे और उस वक्त एयरक्राफ्ट अपने कोलालमपुर से पर्थ वाले सेक्टर पर था। प्लेन एक बोइंग 747-200 सीरीज का एयरक्राफ्ट था और इस प्लेन का नाम सिटी ऑफ एडिनबर्ग था। इस सेक्टर पर एयरक्राफ्ट में 248 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, यानी टोटल 263 पर्सन्स। कोलालमपुर में क्रू चेंज हुआ था ताकि आगे के लॉन्ग फ्लाइट सेक्टर के लिए फ्रेश क्रू एयरक्राफ्ट ऑपरेट करे। कॉकपिट में 41 साल के कैप्टन एरिक मूडी, 32 साल के सीनियर फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स और 40 साल के सीनियर फ्लाइट इंजीनियर बैरी टाउनली फ्रीमैन मौजूद थे। कैप्टन मूडी के कैरियर का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी था कि उनका फ्लाइंग बैकग्राउंड ग्लाइडिंग से भी जुड़ा हुआ था और कुछ ही देर बाद ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला था। कोलालमपुर से टेक ऑफ से पहले कैप्टन मूडी ने वेदर रडार चेक किया और क्रू ने फ्लाइट प्लान डिस्कस किए। वेदर कंडीशंस नॉर्मल थी और रूट पर कोई ऐसा ऑब्वियस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं थी जिसे लोग डेंजरस समझें। फ्लाइट ने रात में कोलालमपुर से टेक ऑफ किया और कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 37,000 फीट तक पहुंच गया। ये एयरक्राफ्ट अब इंडोनेशिया के रीजन के ऊपर से पर्थ की तरफ मूव कर रहा था। क्रूज अल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट का ऑटो पायलट नॉर्मल फ्लाइट कंट्रोल में मदद कर रहा था और कॉकपिट में रूटीन ऑपरेशंस चल रहे थे। कैप्टन मूडी ने कंट्रोल्स फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स को हैंड ओवर किए और कॉकपिट से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। उनका इरादा वॉशरूम यूज करने का था, लेकिन क्रू वॉशरूम ऑक्युपाइड था, इसलिए वो नीचे फर्स्ट क्लास एरिया की तरफ चले गए। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें कॉकपिट में वापस बुलाया गया। कैप्टन मूडी जब कॉकपिट की तरफ वापस आ रहे थे तो उन्हें एक स्ट्रेंज स्मेल महसूस हुई। उन्हें जलने या स्मोक जैसी स्मेल आ रही थी और एयरक्राफ्ट के फ्लोर पर वेंट्स के पास से हेज या धुआं नजर आ रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट में आखिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही वो कॉकपिट में वापस पहुंचे उनके सामने एक और अनयूजुअल सीन था। एयरक्राफ्ट के विंडशील्ड के बाहर से ब्लू व्हाइट इलेक्ट्रिकल लाइट्स नजर आ रही थी। ये फिनोमिना एविएशन में सेंट एल्मोस फायर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकली चार्ज एटमॉस्फेयर, स्टॉर्म्स या हाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के एनवायरनमेंट में अपीयर हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कैप्टन मूडी ने वेदर रडार देखा था और स्क्रीन पर कोई थंडरस्टॉर्म नजर नहीं आ रहा था। कैप्टन के लिए ये सिचुएशन कंफ्यूजिंग थी क्योंकि जो विजुअल साइंस वो देख रहे थे उनका ऑब्वियस वेदर एक्सप्लेनेशन रडार पर मौजूद ही नहीं था। फिर अप्रोक्सीमेटली 8:40 पर कॉकपिट में फ्लाइट इंजीनियर की आवाज सुनाई दी। इंजन नंबर 4 में अब नॉर्मल बिहेवियर डेवलप हुआ और इंजन सर्ज करके फ्लेम आउट हो गया। क्रू ने फौरन इंजन फेलियर चेकलिस्ट फॉलो की और इंजन को शटडाउन प्रोसीजर के मुताबिक हैंडल किया। एक इंजन का फेल होना बोइंग 747 के लिए सीरियस इमरजेंसी जरूर था, लेकिन एयरक्राफ्ट के पास 3 और इंजन्स थे। क्रू को उम्मीद थी कि ये बाकी इंजन्स के साथ फ्लाइट को सेफली डाइवर्ट या कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन अभी चेकलिस्ट कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि इंजन नंबर 2 ने भी सर्च करना शुरू कर दिया और फिर वो भी बंद हो गया। क्रू को सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा हो चुका था, लेकिन अगले चंद सेकंड्स में जो हुआ वो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल था। इंजन नंबर 3 भी फेल हो गया और फिर इंजन नंबर 1 भी। अब फ्लाइट के चारों इंजन बंद हो चुके थे। यहाँ एक बोइंग 747 जो नॉर्मली अपने 4 मैसिव जेट इंजन के थ्रस्ट पर 37,000 फीट की अल्टीट्यूड पर क्रूज करता था, अब बिना इंजन पावर के ग्लाइड कर रहा था और एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे लोगों को अभी तक ये पता भी नहीं था कि चारों इंजन एक साथ क्यों बंद हुए। कैप्टन मूडी के लिए ये सिचुएशन और भी सीरियस इसलिए थी क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही थी। अगर एयर स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती तो एयरक्राफ्ट स्टॉल के डेंजरस रीजन में एंटर कर सकता था। कैप्टन को एयरक्राफ्ट की नोज को स्लाइटली लोअर रखना था ताकि सफिशिएंट एयर स्पीड मेंटेन रहे और विंग्स लिफ्ट प्रोड्यूस करते रहें, यानी वो मूवमेंट था जहां उनका ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस काम आया। इंजन थ्रस्ट ना होने के बावजूद एयरक्राफ्ट को एक जायंट ग्लाइडर की तरह फ्लाई करना था। कैप्टन मूडी ने एयरक्राफ्ट को जकार्ता की डायरेक्शन में डिवर्ट करने का डिसीजन लिया। अगर इंजन रीस्टार्ट हो जाते तो जकार्ता एक लॉजिकल डेस्टिनेशन था, लेकिन अगर इंजन रीस्टार्ट ना होते तो उन्हें एक और बहुत डेंजरस डिसीजन लेना पड़ता। जकार्ता तक पहुंचने के लिए रास्ते में माउंटेन्स टेरेन था। समुंदर की तरफ जाना कंपैरेटिवली ओपन एरिया देता था, लेकिन फिर इमरजेंसी वाटर लैंडिंग यानी डीचिंग का रिस्क होता। दूसरी तरफ जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट को माउंटेन्स क्लियर करने थे। एयरक्राफ्ट की अल्टीट्यूड कॉन्टिन्यूसली कम हो रही थी, इसलिए क्रू के पास टाइम बहुत ही कम था। इंजन फेलियर के कुछ ही मिनट्स बाद अप्रोक्सीमेटली 8:44 पर क्रू ने जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टैक्ट किया और सिचुएशन रिपोर्ट की। एटीसी के लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमरजेंसी थी। एक मॉडर्न बोइंग 747 के
चारों इंजन एक साथ फेल कैसे हो सकते हैं। क्रू खुद भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। उन्हें सेंट एल्मोस फायर याद आ रहा था। कॉकपिट में स्मोक या बर्निंग स्मेल भी आ रही थी, लेकिन वेदर रडार ने कोई थंडरस्टॉर्म शो नहीं किया था। यानी एयरक्राफ्ट के अंदर मल्टीपल क्लूज थे, लेकिन उन क्लूज को कनेक्ट करने वाला जवाब अभी किसी के पास नहीं था। अब एक और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कैबिन प्रेशर का इशू डेवलप हुआ और ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो गए। कॉकपिट क्रू ने भी ऑक्सीजन मास्क यूज किए। फर्स्ट ऑफिसर रोजर ग्रीव्स के मास्क में भी प्रॉब्लम आ गई और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कंसर्न डेवलप हुआ। कैप्टन के सामने अब दो कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज थी। एक तरफ एयरक्राफ्ट को ज्यादा रैपिडली डिसेंड करना था ताकि लोअर एल्टीट्यूड पर नेचुरली ब्रीथेबल एयर मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ अल्टीट्यूड ही उनकी सबसे बड़ी सर्वाइवल रिसोर्स थी। अगर वो बहुत तेजी से नीचे आते तो जकार्ता और सराउंडिंग टेरेन क्लियर करने के लिए अल्टीट्यूड का मार्जिन खत्म हो सकता था, लेकिन अगर वो हाई अल्टीट्यूड पर रहते तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम और सीरियस हो सकती थी। कैप्टन ने रैपिड डिसेंट इनिशिएट किया और एयरक्राफ्ट को लोअर एल्टीट्यूड पर ले गए। एयरक्राफ्ट अप्रोक्सीमेटली 12,000 फीट के आसपास आ गया और इस अल्टीट्यूड पर क्रू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज नोटिस किया। जो स्ट्रेन सेंट एल्मोस फायर एयरक्राफ्ट के अराउंड नजर आ रही थी वो बिल्कुल गायब हो गई। एयरक्राफ्ट ऐश क्लाउड से बाहर आ चुका था और अब क्रू ने इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश दोबारा की। कुछ ही देर में इंजन नंबर 4 रीस्टार्ट हो गया, फिर इंजन नंबर 3 और बाकी इंजन भी रीस्टार्ट होने लगे। एक ऐसा बोइंग 747 जो कुछ देर पहले बिल्कुल पावरलेस था दोबारा इंजन थ्रस्ट हासिल कर रहा था। क्रू के लिए ये एक इनॉर्मस रिलीफ था, लेकिन सिचुएशन अभी कंप्लीटली नॉर्मल नहीं हुई थी। इंजन रीस्टार्ट होने के बाद कैप्टन मूडी ने एयरक्राफ्ट को अल्टीट्यूड रिगेन करने के लिए क्लाइंब करना शुरू किया, लेकिन जब एयरक्राफ्ट दोबारा हायर अल्टीट्यूड की तरफ गया तो सेंट एल्मोस फायर फिर से अपीयर हुई और इंजन नंबर 2 ने दोबारा एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया। क्रू ने इस इंजन को शट डाउन कर दिया और एयरक्राफ्ट को लोअर एल्टीट्यूड पर वापस ले आए। अब फ्लाइट 009 3 इंजन पर जकार्ता की तरफ जा रही थी। इस बार क्रू ने यह समझ लिया था कि हायर अल्टीट्यूड पर दोबारा ऐश क्लाउड इनकाउंटर करना डेंजरस हो सकता है, इसलिए उन्होंने एयरक्राफ्ट को रिलेटिवली लोअर अल्टीट्यूड पर मेंटेन करते हुए माउंटेनियस ट्रेन क्लियर करने और जकार्ता तक पहुंचने का प्लान कंटिन्यू किया। लेकिन अब उनके सामने लैंडिंग का एक नया प्रॉब्लम था। वॉल्केनिक ऐश सिर्फ इंजन को डैमेज नहीं कर रही थी, एयरक्राफ्ट की एक्सटर्नल सरफेस को भी ऑलमोस्ट सैंड ब्लास्ट कर रही थी। फाइन ऐश पार्टिकल्स ने कॉकपिट विंडशील्ड को इतना एब्रेड कर दिया था कि पायलट्स के लिए बाहर देखना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो गया। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग लाइट्स भी ऐश के अब्रियन से बैडली इफेक्टेड थे, जिसकी वजह से रनवे को इल्यूमिनेट करना मुश्किल हो गया। जब एयरक्राफ्ट जकार्ता के हेलिम एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो क्रू को रनवे आइडेंटिफाई करने में भी डिफिकल्टी हुई। विंडशील्ड के एक नैरो एरिया से कैप्टन को रनवे की विजुअल अप्रोच लाइट्स नजर आ रही थी और क्रू ने इंस्ट्रूमेंट्स और अवेलेबल विजुअल रेफरेंस की मदद से एयरक्राफ्ट को फाइनल अप्रोच तक लेके आए। लेकिन एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर आने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही था कि आखिर चारों इंजन एक साथ फेल क्यों हुए। कॉकपिट क्रू के पास इमीडिएट आंसर नहीं था, एटीसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया गया तो नोज, विंग्स के लीडिंग एजेस, इंजन नेकल्स, लैंडिंग लाइट्स और कॉकपिट विंडोज पर सैंड ब्लास्टिंग जैसी डैमेज नजर आई। इंजन के अंदर भी अनयूजुअल डिपॉजिट्स और इरोजन के साइंस मिले। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने एयरक्राफ्ट के रूट और इंडोनेशिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी को कनेक्ट किया। जावा आइलैंड पर माउंट गैलुनगैंग इरप्ट कर रहा था और उस इरप्शन से वॉल्केनिक ऐश हाई अल्टीट्यूड तक स्प्रेड हो रही थी। फ्लाइट 009 इसी ऐश क्लाउड के अंदर चली गई थी। वॉल्केनिक ऐश नॉर्मल डस्ट नहीं होती, इसमें एक्सट्रीमली फाइन रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स और वॉल्केनिक ग्लास के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं। जब जेट इंजन में ये पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो इंजन को एक्सट्रीमली हॉट सेक्शंस में ये मेल्ट हो सकते हैं और फिर कूलर सरफेसेस पर दोबारा सॉलिडिफाई होकर डिपॉजिट्स बन सकते हैं। ये डिपॉजिट्स एयर फ्लो और इंजन कंपोनेंट्स के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं और इंजन फ्लेम आउट तक कॉज कर सकते हैं। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 के इंजन के डिटेल्ड इंस्पेक्शन में वॉल्केनिक ऐश से रिलेटेड फ्यूज मटेरियल और इरोजन के एविडेंस मिले। अब सेंट एल्मोस फायर का मिस्ट्री भी समझ आने लगा। एयरक्राफ्ट जिस एनवायरनमेंट से गुजर रहा था वो ऑर्डिनरी थंडरस्टॉर्म नहीं था, वो वॉल्केनिक ऐश क्लाउड था। फाइन ऐश पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली एक्टिव कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट के एक्सटर्नल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जैसी ग्लोइंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसी एनवायरनमेंट में क्रू ने वो स्ट्रेंज ब्लू वाइट ग्लो देखी थी और जो बर्निंग स्मेल और हेज एयरक्राफ्ट में एंटर हुई थी वो भी ऐश कंटेमिनेशन से रिलेटेड थी। क्रू के पास इफेक्टिवली एडवांस वार्निंग नहीं थी कि उनके रूट में हाई अल्टीट्यूड वॉल्केनिक ऐश मौजूद है। लेकिन फिर एक और फैसिनेटिंग क्वेश्चन सामने आया, अगर वॉल्केनिक ऐश ने इंजन को इतना बैडली डैमेज कर दिया था तो वो दोबारा स्टार्ट कैसे हुए। इसका जवाब एयरक्राफ्ट की डिसेंट में छुपा था।
जब एयरक्राफ्ट ऐश क्लाउड से बाहर आया और लोअर एल्टीट्यूड पर पहुंचा, इंजन्स ने ऐश इंजेक्शन एनवायरनमेंट छोड़ दिया। इंजन के हॉट सेक्शंस में जो वॉल्केनिक ऐश मटेरियल मेल्ट हुआ था वो कूलिंग के बाद ब्रिटल डिपॉजिट्स में कन्वर्ट हुआ और इंजन रीस्टार्ट अटेम्प्ट और एयर फ्लो के रिजल्ट में कुछ डिपॉजिट्स ब्रेक अवे हो गए। इस प्रोसेस ने दोबारा इंजन को ऑपरेट करने की पॉसिबिलिटी दी। बाद के इंजन इंस्पेक्शंस ने इसी मैकेनिज्म को एविडेंस को सपोर्ट किया। लैंडिंग के बाद जब एयरक्राफ्ट को ग्राउंड पर इंस्पेक्ट किया गया तो डैमेज की एक्सटेंट और क्लियर हुई। विंडशील्ड ऑलमोस्ट सैंड ब्लास्टेड थी, लैंडिंग लाइट्स के कवर्स डैमेज थे, एयरक्राफ्ट की लीडिंग सरफेसेस एब्रेसिव ऐश से इफेक्टेड थी और इंजन्स के अंदर वॉल्केनिक मटेरियल के डिपॉजिट्स मिले। इन्वेस्टिगेशन ने फाइनली कंफर्म किया था कि फ्लाइट 009 के चारों इंजन्स का टेम्परेरी लॉस किसी नॉर्मल मैकेनिज्म चेन रिएक्शन या फ्यूल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ था। ऐश इंजन्स में एंटर हुई, हाई टेम्परेचर सेक्शंस में मेल्ट हुई, इंजन कंपोनेंट्स पर डिपॉजिट बनाए और एयर फ्लो को इतना डिस्टर्ब किया कि इंजन फ्लेम आउट कर गए। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 के बाद ICAO ने वॉल्केनिक ऐश इंफॉर्मेशंस को पायलट, एयरलाइंस और एयर ट्रैफिक सर्विसेज तक पहुंचाने के लिए इंटरिम गाइडेंस डेवलप की। बाद में फॉर्मल इंटरनेशनल प्रोसीजर्स डेवलप हुए और इंटरनेशनल एयरवेज वॉल्केनिक वॉच एस्टैब्लिश हुआ। वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स या VAACs वॉल्केनिक ऐश क्लाउड्स की लोकेशन और मूवमेंट के बारे में एविएशन अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन और एडवाइजरीज प्रोवाइड करने के सिस्टम का हिस्सा बन गए। आज पायलट्स वॉल्केनिक ऐश इनकाउंटर के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। एयरलाइंस वॉल्केनिक एक्टिविटी और ऐश एडवाइजरीज मॉनिटर करती हैं। एविएशन मेटेरोलॉजी वॉल्केनिक ऐश क्लाउड्स को ट्रैक करती हैं और एयरक्राफ्ट को ऐश कंटामिनेटेड एयर स्पेस से अवॉइड करने के लिए प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं। 24 जून 1982 की वो रात शायद ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 के पैसेंजर्स के लिए जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उन्होंने एयरक्राफ्ट के इंजन्स को एक के बाद एक खामोश होते हुए सुना, ऑक्सीजन मास्क को अपने सामने गिरते हुए देखा, एयरक्राफ्ट को नीचे आते महसूस किया और उन्हें नहीं पता था कि पायलट्स के पास एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए कितना टाइम बचा है। लेकिन कॉकपिट में क्रू ने पैनिक की बजाय एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना कंटिन्यू रखा और इसीलिए ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 की कहानी सिर्फ ऑल 4 इंजन फेल की कहानी नहीं है। ये उस वक्त की कहानी है जब एक एयरक्राफ्ट ने आसमान में अपनी पावर खो दी लेकिन उसके पायलट्स ने अपना कंट्रोल नहीं खोया। और जिस वॉल्केनिक ऐश क्लाउड ने उस रात एक बोइंग 747 को 37,000 फीट पर पावरलेस बना दिया था, उसी इंसिडेंट ने दुनिया को ये सिखाया कि आसमान में कुछ डेंजर्स ऐसे भी होते हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन उन्हें समझना पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बदल सकता है।